हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है बिल्कुल रिसेंटली जो है वो कंडक्ट हो जाने की पूरी संभावना है। इसी के लिए आप देख रहे होंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 2 सीरीज मैं लेकर के भी रिसेंटली आपके लिए चल रहा हूँ। एक तो जीके और जीएस की जीके और जीएस का मॉक टेस्ट है और एक साइंस की सीरीज है। ओके, आप साइंस के सीरीज में जैसा कि आरआरबी ने अनाउंस किया है एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस से होंगे और 20 से 25 क्वेश्चन जो है जीके और जीएस से होने वाले हैं। तो दोनों मिलकर के लगभग कितने 45 to 50 क्वेश्चन जो है वो आपको जीके जीएस और साइंस से होने वाले हैं। ओके, जाहिर सी बात है इन दोनों विषयों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए जो है वो इनका मॉक टेस्ट लगाना प्रतिदिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, सफलता जो है वो हमें ऐसे ही नहीं मिलती। सफलता के लिए जो है वो हमें 2 चीज़ों की अति आवश्यकता होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास करके। एक तो कि लगातार आप उचित मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी चीज कि लगातार मॉक टेस्ट को आप दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट को देने का फायदा ये होता है कि आप जो है वो ऑडियो और विजुअली दोनों तरीके से चीजों को सीखते चले जाते हैं। ओके, मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, उसकी विशेषता ये है कि पहले तो मॉक टेस्ट के माध्यम से आप मतलब डिस्कशन कर लेते हैं। एक तरह से ग्रुप डिस्कशन जब हम पहले किया करते थे अपनी पढ़ाई के समय, तो उस समय बहुत सारे बच्चे एक जगह पर बैठ करके और ग्रुप डिस्कशन किए करते थे। ये जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। ओके, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में, क्योंकि तब जो है वो चीजें हमारे दिमाग पे छप जाती हैं जिन चीजों पर हम लंबी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब समय गुजरा, अब आपने घर, अब तो परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने घर में बैठ करके भी एक तरह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ यानी मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो क्या है, वो जो है वो ग्रुप डिस्कशन का ही एक दूसरा फॉर्म है। ओके, तो बस ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। जो चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल सही मैनर में देखते चले जाएं और जीके जीएस और साइंस इन दोनों की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज को जरूर लिखें और ये बताएं कि फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप कहाँ से मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं इसे जरूर बताएं। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मैं थोड़ी देर से जरूर आया हूँ क्योंकि पठन पाठन के बाद जो हमारी ड्यूटी थी रेलवेज में, तो ऐसे संयोग नहीं बन पा रहे थे और अब जबकि यूट्यूब पे मैं आया हूँ तो बिल्कुल आप सबों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि पिछले विगत वर्षों के अनुभव और एग्जामिनेशंस को कैसे क्रैक करना है इन चीज़ों को मैं आपके साथ साझा तो करता ही हूँ, आपको मोटिवेशन तो देता हूँ, साथ ही साथ ऑथेंटिक चीज़ें भी आपको पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के पहले ये सोचना होता है कि उलूल जुलूल की बातें न पढ़ते हुए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों को डिसाइड करना बेहद जरूरी होता है। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम इस क्लास को कंडक्ट करते हैं और चीज़ों को जो मैं लाता हूँ बिल्कुल रिसर्च के बाद लाता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर पढ़ें। यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं इनका PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कहाँ पर मिलेगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जो है वो ऑफलाइन क्लासेस मतलब ऑफलाइन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और जहाँ तक मेहनत की सवाल है तो एक छोटा सा टिप टॉप मैं आपको इनरसाइज और बूस्ट करने के लिए दे देता हूँ मेहनत पर। अरे मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है दोस्त, क्योंकि बेकार पड़े रहने पर तो लोहे में भी जंग लग जाती है। ओके, जब लोहे में भी जंग लग सकती है तो हम अगर यूं ही बेकार पड़े रहेंगे तो बहुत सारे ख्यालात, जंग रूपी ख्यालात हमारे दिमाग पर छा जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है
सॉरी, हमारी जो लक्ष्य है हम उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। ओके, तो जो ये बंजर है, मतलब कि झाड़ झंकार है, जो नकारात्मक नेगेटिव विचारों के झंकार है, झंकार जो है उन्हें जो है वो हटाइए और मेहनत कीजिए। मेहनत जो है वो एक दिन रंग लाएगी और हम सफल होंगे। ओके, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे ऐसे तो सारी चीजें बेनिफिशियल ही है। ओके, पहला क्वेश्चन इतिहास से। आई एम इंक्लूडिंग 25 क्वेश्चन हियर, और जब इनकी व्याख्या होती है तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ करके 100 तक पहुंच जाती है। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे। Who was the founder of मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन है फ्रेंड्स? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, कब से कब तक इनकी अवधि थी? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य की स्थापना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, कब? 321 ईसा पूर्व में। ओके, उन्होंने मगध के अंतिम शासक धनानंद, ओके, धनानंद को हरा करके शासन प्राप्त किया। उनके गुरु चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला व्यापक रूप से संगठित और केंद्रीकृत जो है वो क्या था? साम्राज्य। ओके, महान स्नानागार ग्रेट बाथ किस सिंधु घाटी स्थल पर पाया गया है? द ग्रेट बाथ इज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट? कहां पे? यह है मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल। मोहनजोदड़ो ये कहां पर है? वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। यह ईंटों से बना एक बड़ा सा जलाशय था। कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता और धार्मिक अनुष्ठानों को जो है वो महत्व देते थे। ओके, रामायण की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड द एपिक रामायण? वेदव्यास या वाल्मीकि? वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो संस्कृत भाषा में थी। और वेदव्यास ने जो है वो, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महाभारत, और महाभारत के साथ साथ जितने भी पुराण हैं, ओके, इनकी रचना जो है वो वेदव्यास ने की थी। और साथ ही साथ वेदों को, जो 4 वेदास हैं, इन चारों वेदों का जो है वो कंपाइलेशन, ओके, वेदों का कंपाइलेशन यानी कि संग्रह भी वेदव्यास ने किया था। ओके, तो आप ये कह सकते हैं वेद तो अपौरुषीय है, वेदों की रचना कोई व्यक्ति ने नहीं किया था। इसका संग्रह जो है वो वेदव्यास के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन से रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। इसका आंसर हम वाल्मीकि देंगे। और बाद में वेदव्यास महाभारत की रचना और पुराणों की रचना उन्होंने किया था। तो इसकी शॉर्ट व्याख्या मैंने आपको प्रस्तुत करवा दी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आदि कवि के बारे में। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ओके, भारत के सबसे प्रथम कवि जो है वो वाल्मीकि को ही माना जाता है। उन्होंने संस्कृत में रामायण नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें भगवान राम के जीवन, आदर्शों और मर्यादाओं का वर्णन है। बाद में श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम से इनका अवधि संस्करण किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ये किस शासक के समकालीन थे? तो मुगल सम्राट अकबर। ओके, इसके समकालीन थे कौन? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। और उस समय ही इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, जो कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए जो रामायण है संस्कृत भाषा में, उनका अवधि रूपांतरण है। और आम जनमानस तक इन बातों को मतलब रामायण के चरित्रों को पहुंचाने के लिए
तुलसीदास जी के द्वारा ये बहुत बड़ा और व्यापक प्रयास क्या मतलब एक मर्यादा स्थापित की गई थी। ओके, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? द ऋग्वेदास कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी हाइम्स? ये इसके आंसर 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेदास कंसिस्ट्स 1028 हाइम्स। ओके, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यह मुख्य रूप से देवताओं जैसे कि अग्नि, इंद्र, ये बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो किन देवताओं को डेडिकेटेड है। ओके, 10 मंडल, 1028 सूक्त, मुख्य रूप से देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम की स्तुति पर आधारित। यह वैदिक संस्कृत की सबसे पुरानी झलक जो है वो प्रदान करता है, यानी कि वेद जो है वो ऋग्वेद ये सबसे पुराना जो है वो लिखित टेक्स्ट भी है दुनिया का। ओके, तो इन चीजों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर? और ये व्यक्ति था अबुल फजल। ओके, हैजी का भाई अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान और इतिहासकार। उसने प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। इन ग्रंथों में अकबर के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और दरबार के जीवन का विस्तृत विवरण जो है वो मिलता है। अबुल फजल जो है वो प्रसिद्ध कवि फैजी का भाई था। ओके, ये जो है वो फैजी भी अकबर के दरबार का एक कवि हुआ करता था। ओके, भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरते हैं। सो these are the 8 स्टेट्स। यही जो है वो आपके 8 स्टेट हो रहे हैं। ओके, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? ये आप जानते ही हैं, ये है माउंट एवरेस्ट। ओके, हमारे देश का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर। एक एग्जामिनेशन में मैं देख रहा था कि इसकी एग्जैक्ट जो है वो ऊंचाई पूछ ली गई है। लॉकडाउन के समय जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई थी। ओके, क्यों बढ़ गई थी? इसका कारण ये है कि हम जो है वो प्रकृति से ट्रेज पास करते रहते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं और जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं इनका जो है वो हम अतिक्रमण कर रहे हैं। और जब लॉकडाउन जो है वो का समय था तो कार्बन एमिशंस होता है वर्ल्ड में, ये 0 लेवल पे था। तो उस समय जो है वो प्रकृति अपने पूरे चरम पर थी। कहने का मतलब कि अगर हमने लॉकडाउन जैसी स्थिति को बना करके रखा, यानी कि कम गाड़ियों का यूज करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कम जो है वो एमिशंस करेंगे, तो प्रकृति को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे और अपने आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं इनको जो है वो हम एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। ओके, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगा। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा रिवर इज व्हाट टाइप्स ऑफ रिवर? ये जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की नदी है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है ये नर्मदा नदी, और पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई बंगाल कहाँ जाकर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ओके, इस तरह से ये बहेगी और इधर जो है वो अरेबियन सीज है और इधर जो है वो जाकर के इसी में ये रिवर गिर जाती है। ओके, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भारत की नदी नर्मदा और नदी। ओके, और पश्चिम की ओर बहती हुई द बे ऑफ अरेबियन सीज में जाकर के ये नदी जो है वो गिर जाती है। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एंड दिस कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड। तो ये देश कौन सा है भैया? ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल
रीफ सिस्टम और जो क्वींसलैंड के तट के पास स्थित है। कहाँ ये? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड कहाँ है? ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये प्रवाल भित्ति जो है, ये प्रवाल भित्ति किसका है, किस चीज से बना हुआ है? आप देखे होंगे, एक मूंगा होता है। ओके, कुछ एग्जामिनेशंस में ये भी पूछा जाता है कि जो प्रवाल भित्तियां हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये कोरल यानी कि मूंगे के बने होते हैं। ओके, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? ये लद्दाख का प्लेट्यू है। इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी व्याख्या में इसकी देख लेते हैं। लद्दाख जो है वो, लद्दाख पठार समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ओके, तो क्या देखा? भारत का सबसे ऊंचा पठार, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, दैट इज लद्दाख प्लेट्यू। ओके फ्रेंड्स, फटाफट मेमोरी में मैं आपके सामने इन प्रश्नों को रख रहा हूं क्योंकि विस्तृत व्याख्या की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप वहां पर जाकर के लॉन्ग एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा समिति किसने तैयार किया था? हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था, हमारे संविधान के शिल्पीकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष। बी आर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में इसे तैयार किया था। उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज also called the father and architect of Indian Constitution. ओके, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। ओके, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स हैं। इनमें विभिन्न प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण दिया गया है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों का विवरण। ये हमें कहां से मिलता है? ये संविधान के भाग से। ओके, सॉरी, भाग तो 22 है, शेड्यूल्स। ओके, तो आप राइट आंसर यहां पर 12 देंगे इसका। ओके, भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला संविधान दिवस जो है वो मनाया गया सबसे पहली बार 2015 में मनाया गया था, 26 नवंबर 2015 को। ओके, भारत का पहला संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। इसका उद्देश्य संविधान के महत्व और नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता जो है वो बढ़ाना है। ये नरेंद्र मोदी सरकार जो ये वर्तमान में है, इनके द्वारा ऐसे पहल किए जाते हैं और अभी जो है वो इन्हीं की सरकार के द्वारा 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी मूल बातें बताई गई थी? हाउ मेनी बेसिक फीचर्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें जो है वो मूल रूप से 6 बातें बताई गई थी। वो 6 बातें कौन कौन है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 6 मूल बातें बताई गई। संप्रभुता, ओके, क्या बताई गई? पहली, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ओके, 1 2 3 4 5 6, संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये बातें जो है वो भारतीय गणराज्य की आधारशिला है और भारतीय संविधान की प्रीएम्बल में जो है वो इसे बताया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये जो है वो पार्ट 3 जो है वो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित। और ओके, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट। ओके, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
क्या कुछ इसके बारे में फैक्ट्स है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, लेकिन कुछ संवैधानिक संशोधन को राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। ओके, इस प्रकार का उद्देश्य संविधान को समय के अनुसार अद्यतन करना और लोकतंत्र की नींव को जो है वो मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसे संशोधनों की आवश्यकता होती है। तो एक जो मेन फैक्ट इसमें है, भारतीय संविधान में जो हम संशोधन करते हैं वो किस आर्टिकल से प्रेरित है, तो ये आर्टिकल 368 के तहत हम ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। अभी फ्रेंड्स पिछले जो एग्जामिनेशन हुए हैं आरआरबी के, देखिए आरआरबी जो है वो लगभग सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी भी हमें जो है वो आरआरबी के लिए अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी के जितने भी पैटर्न से एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भी पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस जीके जीएस के लगभग एक ही जैसे होते हैं। रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हुए आरआरबी के आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में देखा गया कि जीके और जीएस के जो सेक्शन थे उनमें कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो कंप्यूटर साइंस से भी मैं क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। बिल्कुल रिसर्च और आप बेफिक्र होकर पढ़ें। कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है फ्रेंड्स? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, प्रोसेसर या सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह सभी गणनाएं करता है और प्रोग्रामों को निष्पादित करता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ओके, तो इसे भी बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इन सब चीजों को भी देखते रहेंगे आप। बिल्कुल, रैम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम। तो रैम का मुख्य कार्य जो है वो डेटा और प्रोग्राम्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करना है। टेम्पोररीली स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। ओके, क्या कुछ व्याख्या इसकी? डेटा और प्रोग्राम्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। टेम्पोररीली स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स। रैम, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये भी पूछता है कि रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो फ्रेंड्स, रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर जब बंद हो जाते हैं तो इसमें रखा हुआ डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। इसे जो है वो क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें जो अस्थायी रूप से डेटा जो स्टोर किए गए हैं ये जो है वो मिट जाएंगे। ओके, सीपीयू को तेजी से डेटा और प्रोग्राम्स या रैम जो है वो क्या करता है? यह सीपीयू को तेजी से डेटा और प्रोग्राम्स जो है वो उपलब्ध करवाता है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? व्हाट इज द रोल ऑफ एन आईपी एड्रेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? ये इसका काम जो है वो कंप्यूटर का अद्वितीय पता लगाना है। आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर यूनिक्यूलिटी। जब हम डेटा को भेजते हैं तो ये डेटा सही जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, इसका पता जो है वो कौन लगाता है? ये आईपी एड्रेस, जो ही आईपी एड्रेस है वही वो इस बात को आइडेंटिफाई करता है। ओके, कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर? कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलना, यही जो है वो फ्रेंड्स कंपाइलर का काम होता है। और देखते हैं कुछ इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम जो है वो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये भी पूछा जाता है कि कंपाइलर क्या है, तो वाई इसका जवाब ये देंगे कि कंपाइलर जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखी गई हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ओके, कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, क्या है? व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो फ्रेंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का जो है वो काम करता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का जो काम करता है वही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सा है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये क्या करता है? ऑपरेटिंग ये जो है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच जो है वो क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। ओके, एक क्वेश्चंस, इसकी बहुत सारी व्याख्या, कहने को तो 25 क्वेश्चंस, लेकिन जब व्याख्या में इनकी विहत पूरी तरह से प्रस्तुत करता हूं तो क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ करके हो जाती है लगभग 100। तो प्रत्येक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और कोरिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलते रहते हैं। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र और इकोलॉजी से क्वेश्चंस मैंने शामिल किया है कि रिसेंट एग्जामिनेशंस में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण, चलिए यहाँ पर क्या लिखा, ऑप्शंस में क्या लिखा है? जीवों और उनके भौतिक वातावरण का टोटल समुदाय जो है वो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? इकोसिस्टम। ओके, एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवित जीव होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और उनके भौतिक पर्यावरण यानी कि जल होते हैं, वहां पे मिट्टी, वायुमंडल, और जब इनकी अंतःक्रिया शामिल होती है तो इससे जो है वो इकोलॉजी सिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए तालाब जो है वो एक इकोसिस्टम का उदाहरण है, और इकोसिस्टम में पानी, पौधे, मछली और सूक्ष्म जीव जो है वो आदि शामिल है। ओके, समझ रहे हैं आप? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? वायुमंडल को प्रदूषित करना, या सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, जलवायु को गर्म करना, मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। तो इसे आप बहुत पहले ही बचपन में ही पढ़े होंगे। क्या ओजोन और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो फ्रेंड्स O3 है। ओके, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं, है ना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक परत जो हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करती है। यह मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो सुरक्षा प्रदान जो है वो करने का एक बहुत बड़ा कवच माना गया है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे 25 क्वेश्चंस के सेट, और व्याख्याओं के साथ जब आप इसे पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और आप अपने टीचर और एजुकेटर शिव प्रियंक सिंह के साथ बने रहें। उचित मार्गदर्शन के बाद आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।